नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसको शुरू करें। बताएं भाई, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। चलिए ठीक है, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, या बाकी लोगों को भी बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और वे सभी भाई बहन जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलते दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि ये बताइए, गैरिक मृदभांड जो है, गैरिक मृदभांड जिसको हम लोग ओसीपी कहते हैं, इस ओसीपी की खोज सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ओसीपी जिसको हम लोग ऑकर कलर पॉटरी कहते हैं, गैरिक मृदभांड हिंदी में कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहली बार किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। बताएं भाई, सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए, आज भी नेटवर्क में इशू आ रहा है क्या? बताइए भाई, नेटवर्क में आज भी इशू आ रहा है? ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल के द्वारा जो है ओसीपी मृदभांड जो है 1950 में 1950 में जो है ये खोजे गए थे। अब प्रश्न अगला मेरा ये है कि जरा हमको ये बताइए, ये जो आपके पुरास्थल जहां से बीबी लाल के द्वारा 1950 में यह आपके ओसीपी खोजे गए थे, उन पुरास्थलों का नाम बताना है। बताएं भाई, कहां से बीबी लाल के द्वारा जो है ओसीपी के मृदभांडों को खोजा गया था? कोई बता सकता है आप में से? बताएं भाई, ओसीपी के मृदभांडों को किस पुरास्थल से खोजा गया था? दो पुरास्थल हैं, आप सभी जानते हैं। एक है आपका बिसौली जो कि बदायूं में है, ठीक है। पहला क्या है? विसौली है जो कि बदायूं के क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा आपका राजपुर परसू है जो कि बिजनौर में स्थित है। पहला बिसौली, दूसरा राजपुर परसू जो कि कहां पर है? बिजनौर में स्थित है। और ये दोनों पुरास्थलों से जो है बीबी लाल के द्वारा इनका खोज किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जरा हमको ये बताइए, ये जो ओसीपी खोजा गया बीबी लाल के द्वारा, इनका नामकरण किस पुरास्थल पर किया गया और किसके द्वारा किया गया? बताएं भाई, जो ओसीपी है पूरा मृदभांड, ओसीपी के जो मृदभांड है, इनका नोमेनक्लेचर, इनका जो नामकरण है, यह किसके द्वारा किया गया? हस्तिनापुर। वेरी गुड। कहाँ से किया गया? हस्तिनापुर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से आपके ओसीपी का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया?
बीबी लाल के द्वारा जो है इसका नामकरण जो है किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए आप सभी कि भैया जो NBPW है, इन NBPW को किसके द्वारा ब्लैक ग्लेज्ड वेयर कहा गया? किसके द्वारा जो NBPW है इसको ब्लैक एंड ग्लेज्ड वेयर कहा गया? बताएं भाई। NBPW जो है इसको काले कांचित पात्र, काले कांचित पात्र, यह किसके द्वारा कहा गया? बताएं, किसी को जानकारी है? सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है यह किया गया। चलिए मैं ठीक है, आज के बाद जो क्लास है ना, मैं देख रहा हूँ नेट के प्रॉब्लम की वजह से अब जो क्लास है वो या तो व्हाइट बोर्ड पे होगी या फिर जो आप लोगों का ऐप है, जिस मॉक टेस्ट का आप लोगों का जो ऐप है उस पे जो है क्लास होगी। बाकी उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए NBPW को सबसे पहली बार कहाँ से, किस पुरास्थल से और कब प्राप्त किया गया? बताएं भाई। NBPW की प्रथम प्राप्ति कब और कहाँ से की गई, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है कि NBPW की सबसे पहली प्राप्ति जो है यह कब और कहां से किया गया? बताएं भाई। बताइए NBPW के प्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए थे और कब प्राप्त हुए थे? तक्षशिला में जो भीर टीला है, ठीक है, तक्षशिला का जो भीर टीला है वहां से 1913 में, तक्षशिला का जो भीर टीला है उस भीर टीला में 1930 में 1913 में जो है NBPW को जो है सबसे पहली बार जो है प्राप्त किया गया था। अच्छा प्रश्न ये बताइए, जो NBPW है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? NBPW का जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, यह किसके द्वारा किया गया था? कोई बता सकता है आप में से कि NBPW जो है, इस NBPW का नॉमेनक्लेचर जो है, नामकरण जो है, यह किसके द्वारा किया गया? बताएं भाई। आप में से कोई बता सकता है कि NBPW का जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण जो है, ये किसके द्वारा किया गया? बताएं। चलिए, तो NBPW का जो नामकरण है वो मार्टिमर व्हीलर और कृष्णदेव ने किया था। किसने किया था? मार्टिमर व्हीलर और आपके जो कृष्णदेव हैं, इन दोनों के द्वारा जो है NBPW का जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है,
यह किया गया था। और ध्यान रखिएगा, एनबीपीडब्ल्यू चाहे पीजीडब्ल्यू हो, चाहे ओसीपी हो, बीआरडब्ल्यू हो, रेडवेयर हो, ब्लैक स्लिपवेयर हो, इनमें सबसे उत्कृष्ट जो है आपका एनबीपीडब्ल्यू ही माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि ये बताइए, जो चित्रित धूसर मृदभांड है, जो आपका पीजीडब्ल्यू है, चित्रित धूसर मृदभांड है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा और कहां पर की गई थी? बताएं भाई, इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है जो पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रेवेयर है, इस पेंटेड ग्रेवेयर की खोज जो है कब और किसके द्वारा और कहां पर की गई थी? अब प्रथम प्रश्न आता है ना कि सबसे पहली प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो बताएं भाई, किसी को जानकारी है? चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी पीजीडब्ल्यू की सबसे पहली प्राप्ति बीबी लाल के द्वारा जो है अहिच्छत्र के क्षेत्र से, कहां से? अहिच्छत्र के क्षेत्र से जो है पीजीडब्ल्यू के सबसे पहले जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है, ध्यान रखिएगा, कि पीजीडब्ल्यू के बारे में पूरी जानकारी, पीजीडब्ल्यू के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहली बार कहां से प्राप्त होती है? ठीक है, पहली जानकारी अहिच्छत्र से प्राप्त होती है, लेकिन संपूर्ण जानकारी जो है जब हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया जाता है, किसका? हस्तिनापुर का उत्खनन किया जाता है, वो भी कब? तो 1954 में, 1954 में जब हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, तब जो है पीजीडब्ल्यू के बारे में सबसे पहली जानकारी मिलती है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि मार्टिमर व्हीलर, जिनकी पुस्तक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान है, उस पुस्तक में इन्होंने, इस बुक में अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान में मार्टिमर व्हीलर ने, जबकि आप जानते हैं पीजीडब्ल्यू किस काल का है? आयरन एज को एसोसिएट करता है, लेकिन मार्टिमर व्हीलर ने अपनी बुक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान में इसको कांस्य युगीन सभ्यता के साथ एसोसिएट किया है। किस क्या है ये? इसको इन्होंने कांस्य युगीन मृदभांड कहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि किस पुस्तक में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है पीजीडब्ल्यू के पुस्तकों को क्या कहा गया? आपके पीजीडब्ल्यू के पुस्तकों को, पीजीडब्ल्यू को कांस्युगीन मृदभांड कहा गया, तो वो कहा गया था आपके इसी आपके अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक है। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमको ये बताइए, अरिकामेडु पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। कोई बता सकता है भाई कि जो अरिकामेडु पुरा स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित पुरा स्थल है? बताएं भाई, अरिकामेडु पुरा स्थल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित पुरा स्थल है? कोई बता सकता है आप में से? बताएं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आ सकते हैं। बताइए भाई। चलिए, ठीक है, तो अरिकामेडु आप सभी जानते हैं फेमस है। यहां से किसके प्रमाण मिले हैं? तो अरिकामेडु से प्रमाण मिले हैं दक्षिण भारत में जो रोमन आपके मृदभांड है उनके प्रमाण मिले हैं। अब अरिकामेडु, कल की ही क्लास में इसके स्थान कहां पर है, ये कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो अरिकामेडु आपके पौंडीचेरी में स्थित आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है। वहीं पर यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो नदी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। यह आपके जिंजी नदी, कौन सी नदी? जिंजी नदी के तट पर स्थित पुरास्थल है। और वहीं पर यदि यहाँ से प्राप्त मृदभांड की बात करते हैं तो यहाँ से एरेटाइन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके प्रमाण? एरेटाइन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एम्फोरा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एरेटाइन हो गया, एम्फोरा हो गया, ठीक है। और आपका चक्रांकित या फिर रोलेटेड वेयर हो गया, रोलेटेड वेयर हो गया, ठीक है। इसके जो प्रमाण है यहां से देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। जल्दी से सुनिए फिर आंसर कीजिए। जरा हमको ये बताइए, भारत के प्राचीनतम संवत का नाम क्या है? आप में से कोई बता सकता है क्या कि जो भारत का
प्राचीनतम संवत है उस प्राचीनतम संवत का नाम क्या है? बताएं भाई। पांचवा क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम लोग अभी YouTube पे कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है क्लास वो हम लोग अभी जो आपका मॉक टेस्ट जिस ऐप पे होता है वहां पे हम आपका क्लास अभी इसके क्लास के कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो है वहां पर करेंगे। प्रश्न ये है कि जो प्राचीनतम संवत है वो प्राचीनतम संवत किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो प्राचीनतम संवत के जो प्रमाण हैं यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, मतलब कि कहाँ कब माना गया है इसकी शुरुआत और कौन सा है? तो प्राचीनतम संवत कली संवत को माना जाता है। किसको माना जाता है? जो कली संवत है यह प्राचीनतम संवत के अंतर्गत आता है, जिसका जो शुरुआत है वह 3102 BC के पास जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए अब अगला है, देखिए कई सारे हैं। कौन कौन से संवत? से विक्रम संवत है। मैंने संवत के ऊपर संभवतः एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। संवत के ऊपर जो है एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो कौन सा संवत किसके द्वारा जारी किया गया तो बताया गया था, जिसमें मैंने आपको विक्रम संवत बताया था। मालव शासक जो विक्रमादित्य थे उनके द्वारा 57 BC में 57 BC में जो है मालव संवत की शुरुआत की गई, विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, जिसको बाद में मालव संवत भी कहा जाता है। और गुप्त शासक कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में इसकी 2 तिथियां भी दी गई हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में 78 AD में आते हैं तो फिर शक संवत की शुरुआत की जाती है, वो भी कनिष्क के द्वारा। वहीं पर गुप्त संवत जो है जिसका 319 AD है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है उसका प्रयोग देखने को मिलता है सबसे पहली बात। और गुप्त संवत का सबसे पहला प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा लेख है वहां पर किया गया है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात आपका आता है कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी चेदी वंश जो है जो उसके संवत चलाई गई कलचुरी चेदी संवत, वो 248 AD में चलाया गया। और उसको चलाया था किसने? तो अभीर नरेश जो कि त्रिकुटक वंश के थे, ईश्वर सेन, उनके द्वारा 248 AD में कलचुरी चेदी संवत चलाया गया। वहीं पर उसके पश्चात हर्ष संवत की भी शुरुआत की गई। हर्ष संवत 606 AD में चलाया गया हर्ष के द्वारा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते थे। जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने आपको सभी के जो फैक्ट्स थे वो बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आपसे है। प्रश्न ये है कि जरा हमको ये बताइए वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र के द्वारा जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। बताएं भाई वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बने हैं। कोई बता सकता है आप में से कि भैया जो 2 अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बने भी हैं आपके एग्जाम में। उसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर धनदेव का अयोध्या लेख। धनदेव का जो अयोध्या लेख है, इस अयोध्या लेख में आपकी किसकी जानकारी मिलती है? तो पुष्यमित्र के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ किया गया था उसका अंकन देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। जल्दी से हमको ये बताइए भाई, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है? जो मैत्रेय बुद्ध हैं, बुद्ध के कई सारे स्वरूप हैं आप सभी जानते हैं। तो मैत्रेय बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन जो है यह कहाँ से प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। आप में से कोई बता सकता है कि मैत्रेय बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन कहाँ से और कब प्राप्त होता है? बताएं भाई। मैत्रेय बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन जो है ये सबसे पहली बार कब और कहां पर किसके द्वारा प्राप्त होता है? कोई बता सकता है आप में से?
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क प्रथम। ठीक है, मैत्रेय बुद्ध का पहला अंकन जो है यह कहां से प्राप्त होता है? जो कनिष्क प्रथम की मुद्राएं हैं, उन कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर जो है यह मैत्रेय बुद्ध का अंकन जो है सबसे पहली बार जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर कीजिएगा। ये बताइए किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? वह कौन सा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? ठीक है, मैंने पढ़ाते समय इसको डिटेल में एक नहीं कई बार डिस्कस किया है आप सभी के साथ, इसको तो आसानी से आप बता ही देंगे। बताएं भाई। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो मैंने पढ़ाते समय ही आपको बताया था कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इस खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है सबसे पहली बार जो है भारतवर्ष जो टर्म है, जो अभिलेख है, जो शब्द है, इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग है देखने को मिलता है। अब खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कई सारे प्रमाण मिलते हैं, न केवल भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है बल्कि इसके अलावा भी कई सारे जो प्रमाण हैं वो देखने को मिलते हैं। एज एग्जाम्पल कौन से? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि इसी में नंद शासकों के द्वारा नहर निर्माण की चर्चा मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कलिंग शासक के द्वारा जो महाविजय महल का निर्माण किया जा रहा था उसके निर्माण की चर्चा मिलती है। तीसरा, इस महल के निर्माण में जो 38 लाख रुपए लगे थे, 38 लाख रुपए जो लगे थे, उनका भी वर्णन जो है इस अभिलेख में देखने को मिलता है। और साथ में इसमें भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो तो प्राप्त होता ही होता है। तो ये जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इनको ध्यान रखिए और अपने पॉइंट्स को ध्यान में समझिए। जैसे हमारे 10 प्रश्न होंगे, आप लोगों को जो है, आप लोगों को जो ऐप है, जो लोग उस ऐप में एनरोल हैं उन पे आप जाएं, वहां पर आपका जो है मैंने आप लोगों को जो दिया है ऐप के लिंक होंगे आपके लोगों के पास, जो बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, तो एनरोल्ड बच्चे जो हैं जितने भी आप क्विज वाले क्लासेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैं देख पा रहा हूँ, तो उसको जो है हम लोग अब ऐप के माध्यम से भी जो 10 क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद जो कंटिन्यू आगे वाली क्लास होगी वहां पर हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। आपको ये बताना है, जरा हमको ये बताइए कि कालिदास और भारवी का जो उल्लेख है यह किस अभिलेख में प्राप्त होता है? कालिदास और भारवी का जो उल्लेख है यह कहां से प्राप्त होता है? कालिदास और भारवी का जो उल्लेख है यह कहां से प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते समय हमने आप लोगों को बताया भी था। उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही से आंसर दे पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा कि भैया जो कालिदास हैं और भारवी हैं इनका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो कालिदास और भारवी का जो उल्लेख है ये आपके ऐहोल प्रशस्ति जो है, ऐहोल प्रशस्ति किसका है? ऐहोल प्रशस्ति बताइए भाई। ऐहोल प्रशस्ति जो है, ऐहोल अभिलेख जो है यह किस शासक का है? यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो आप सभी जानते हैं चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय है। कौन भैया? पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसके द्वारा जो है जो ऐहोल प्रशस्ति जो है
उस ऐहोल प्रशस्ति में कालिदास और भारवी का उल्लेख मिलता है और इसी ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा। और रचनाकार कौन है भैया? रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति के द्वारा जो है ऐहोल प्रशस्ति की जो रचना है वो की गई थी। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कालिदास और भारवी का तो उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन कालिदास और भारवी का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन जी मैं समझ पा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा भैया, उसमें आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आप लोग जो अभी कमेंट कर रहे हैं मुझे बहुत पहले दिख जा रहा है। कारण ये है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी हम लोग जो आप लोगों की ऐप है वहां पर क्लास करेंगे। लगातार नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैंने बात भी किया कंपनी से, लेकिन वो लोग इसको भी रिजॉल्व करने में काफ़ी टाइम लेंगे। लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम है, तुम टाइम कंज्यूम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि समय हम लोगों के पास है नहीं। तो जितना अधिक हो सके थोड़ा सा आप अपनी तरफ से आप लोग सभी लोग एडजस्ट कीजिए, बाकी हम लोग वहाँ पर आपके साथ जुड़कर बाकी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। ऐहोल प्रशस्ति जो है उसके रचनाकार के रूप में रवि कीर्ति को जाना जाता है, और रवि कीर्ति के द्वारा जो है जब ऐहोल प्रशस्ति रचना की गई तो अपनी तुलना जो है इन्होंने कालिदास और भारवी से की। इसके अलावा इस ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच की जो लड़ाई है उसका युद्ध का भी वर्णन मिलता है, और साथ में इस ऐहोल प्रशस्ति में ही आपके हर्षवर्धन की जो गज सेना है, ठीक है, हर्षवर्धन की जो गज सेना है उसका भी जो उल्लेख है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आज के इस सेशन के यूट्यूब के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन सीरीज होगी, अभी मैं कुछ देर में आप लोगों को ग्रुप में नोटिफाई कर दे रहा हूँ, जहां से आप सभी ऐप पे जो है तुरंत जुड़ें और वहां से चर्चा जो हम लोग आगे जारी रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए, यौधेय जो सिक्के होते हैं उन पर किस देवता का अंकन सर्वाधिक मिलता है? यौधेय जो सिक्के होते हैं, इन यौधेय सिक्कों पर अंकन सर्वाधिक रूप से किसका मिलता है? बताएं भाई, यौधेय सिक्कों पर जो अंकन है सर्वाधिक किस देवता का मिलता है? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। कोई बता सकता है आप में से कि सही आंसर क्या होगा? कि यौधेय सिक्कों पर आप लोगों को जब जनपदीय मुद्राएं पढ़ाई जा रही थी तो वहां पर चर्चा आपसे किया भी गया था। कोई बता सकता है आप में से इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं भाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो यौधेय मुद्राओं पर जो है अंकन किसका दिखाई देता है? तो जो कार्तिकेय हैं, पढ़ाते समय भी मैं बताया था, कार्तिकेय का जो अंकन है यह यौधेय की मुद्राओं पर जो जनपदीय मुद्राएं हैं। ये बताइए, जो चालुक्य विक्रम संवत है इसकी शुरुआत सबसे पहली बार कब और किसके द्वारा किया गया था? चालुक्य विक्रम संवत की बात की जा रही है, बताएं भाई। चालुक्य विक्रम संवत जो है यह सबसे पहली बार किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था? कोई बता सकता है आप में से? बताएं। चालुक्य विक्रम संवत की जो शुरुआत है यह कब और किसके द्वारा जारी किया गया था? बताएं, किसी को जानकारी है आप में से कि चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? हाँ या ना? नहीं पता? चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत, ठीक है, चालुक्य विक्रम संवत जो कल्याणी के शासक थे चालुक्य विक्रमादित्य 6, उनके द्वारा जो है 1076 एडी में किया गया। कब किया गया? 1076 एडी में जो है विक्रमादित्य 6 के द्वारा जो है आपका जो चालुक्य विक्रम संवत है इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक है, चालुक्य विक्रम संवत कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के द्वारा जो है जब उनका राज्यारोहण किया जा रहा था, तो उसी वर्ष 1076 AD में जो है चालुक्य विक्रम संवत जो है उसकी शुरुआत की गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उनको ये बताइए जरा आप सभी कि भारत में सर्वाधिक रूप से तांबे के सिक्के किस शासक के द्वारा, किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे। भारत में जो ताम्र सिक्के हैं, इन ताम्र सिक्कों को सर्वाधिक किस राजवंश के द्वारा जारी किया गया था। बताएं भाई। ये बताया जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अतिरिक्त बताने की आवश्यकता है नहीं। बताइए। चलिए 2 आंसर आ चुके हैं, 3 4 आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। जो ताम्र सिक्के हैं ये सर्वाधिक मात्रा में किसके द्वारा जारी किए गए थे, कुषाण शासकों के द्वारा। किसके द्वारा, जो कुषाण शासक थे, इन कुषाण शासकों के द्वारा जो है सर्वाधिक मात्रा में जो आपके ताम्र सिक्के थे इनको क्या किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको ये बताना है, जरा हमको ये बताइए, एक मिनट, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किस शासक की मुद्राओं पर दिखता है। वह कौन सा ऐसा शासक है जिसकी मुद्राओं पर जो है सर्वाधिक देवी देवताओं का अंकन जो है वो दिखाई देता है। बताएं भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। 3 4 5 आंसर आ चुके हैं। हुविस्क, क्या होगा, हुविस्क, जी हाँ, कुषाण वंशीय शासक जो, सॉरी, तो कौन सा, हुविस्क जो है, उस हुविस्क के द्वारा जो है सर्वाधिक उनकी जो मुद्राएं जारी की गई उनमें हिंदू देवी देवताओं का जो अंकन है सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता। चलिए अगला प्रश्न ये बताइए, भारत में सर्वाधिक सिक्के जो हैं यह किस काल के प्राप्त होते हैं। भारत में अभी तक प्राचीनतम भारत के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं, बताएं। गुप्त काल, अच्छा ठीक है, 2 हो गया। अच्छा मान लीजिए ऑप्शन में मैं आपको दे दूं मौर्य युग, मौर्योत्तर युग, गुप्त युग और गुप्तोत्तर युग। बताएं भाई क्या होगा। सर्वाधिक सिक्के पोस्ट मौर्य हुआ है, ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो है आपके, अर्थात जो मौर्योत्तर काल है, मौर्यों के पतन के पश्चात जो है मौर्योत्तर काल, उस मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक मात्रा में जो सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमको जरा ये बताइए, जो प्राचीनतम भारतीय मुद्राएं हैं, आहत मुद्राएं, वह किस धातु की बनी हुई हैं। बताएं भाई, प्राचीनतम धातु की जो मुद्राएं हैं यह किसकी बनी हुई हैं, आहत मुद्राएं। आहत मुद्राओं की मैं बात कर रहा हूं, केवल सिल्वर की बनी हुई हैं। मैंने सर्वाधिक नहीं पूछा, सर्वाधिक नहीं पूछा है मैंने। चलिए बिल्कुल एक आंसर बिल्कुल सही आंसर आया है, 2 आंसर बिल्कुल सही आए हैं। शैलजा जी ने दिया है, अजीत जी ने सही आंसर दिया है, खुशबू जी ने, ऋतु जी ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो आहत मुद्राएं आपको प्राचीनतम मुद्राओं के रूप में प्राप्त होती हैं, तो ये आहत मुद्राएं 2 रूपों में, 2 माध्यमों में प्राप्त होती हैं। अधिक मात्रा जो है उनमें चांदी की है और कुछ मात्रा जो है आपकी किसकी है, तांबे की। तो सिल्वर जो आपके कॉइन्स हैं आपके, वो क्या है, उनकी संख्या ज्यादा है आहत सिक्कों में, लेकिन जो आपके कॉपर कॉइन्स हैं उनकी संख्या पंचमार्क्स कॉइन में कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ऐसे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए
शीशे का सिक्का किन राजवंशों के द्वारा चलाया गया? जो शीशे के सिक्के थे, यह किन राजवंशों के द्वारा इन शीशे के सिक्कों को जारी किया गया था? मैंने राजवंश नहीं बोला है, राजवंशों बोला है। प्लीज क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, आप सभी सातवाहन बोल रहे हैं, नो डाउट सही आंसर है। प्रश्न मेरा है कि किन राजवंशों के द्वारा जो है शीशे के सिक्के हैं उनको जारी किया गया था? बताएं भाई। गुप्त पीरियड में भी हुआ है क्या तांबे सोने का शीशे का सिक्का जारी कायदे से? कुछ एक मात्रा मिली है वो अलग बात है, लेकिन जारी किसके द्वारा किया गया था मुख्यतः ये बताया गया है। अरे भाई, इंडो ग्रीक रूलर्स और जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर्स और सातवाहन शासक, मतलब कि हिंद यमन शासक जो है, जिसमें आपका स्ट्रेटो द्वितीय बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शीशे के सिक्के जारी करने के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ सातवाहन शासकों के द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किया गया। सातवाहन शासक दो चीज के लिए फेमस हैं, शीशे के सिक्के के लिए और पोटीन के सिक्के के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए बड़े फेमस हैं आपके सातवाहन शासक, लेकिन शीशे के सिक्कों के लिए दूसरी तरफ हिंद एवं शासकों के द्वारा खासकर जो स्ट्रेटो द्वितीय हैं उनके द्वारा जो है ये सिक्के जारी किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमको ये बताइए, जल कर का जो साक्ष्य है, वाटर टैक्स का जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, यह किस काल के अभिलेख में प्राप्त होता है? बताएं भाई। जो वाटर टैक्स है, जो जल कर है, इसके साक्ष्य किस काल के अभिलेख में प्राप्त होते हैं? वाटर टैक्स के बारे में बताएं भाई। सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है आप में से कि वाटर टैक्स के जो प्रमाण है, वाटर टैक्स की जो जानकारी है, यह किस काल के अभिलेख में प्राप्त होती है? अच्छा, मान लीजिए उसमें मौर्य काल न हो तो बताएं। नीचे का रितु जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर ले भाई। अरे बेटा तुम क्या कर दी हो, माइक ऑफ करने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जलकर के साक्ष्य है, ये गढ़वाल वंशीय जो अभिलेख हैं उनमें जलकर के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। कहां पे? जो गढ़वाल वंशीय जो अभिलेख हैं उनमें प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों का टैक्स का जो है प्रकार दिखाई देता है, जिसमें आपका बलि हो गया, भाग हो गया, विष्टि हो गया, वेगार जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की जो चर्चा है उस अभिलेखों में दिखाई देती है। तो प्रश्न बहुत सिंपल सा है बताएं भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए 2 आंसर आ चुके हैं, 3 आ चुके भाई। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें। पढ़ाते समय डिटेल में इसके बारे में तो अलग से वीडियो भी आप लोगों को दी गई है। इस पर्टिकुलर अभिलेख के बारे में मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस भी आप लोगों को चैनल पे दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें 6 प्रकार के जो कर हैं उनका जो अभिलेख है उसमें जानकारी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख में जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ और कब कब इसका मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार कराया गया, और उस समय तत्कालीन सौराष्ट्र प्रांत के कौर प्रांतीय शासक थे, जिसमें आपके चक्रपालित, तुषास्प, जो सुविशाख, इनका जो नाम है प्लीज उसको मैंने अच्छे से वहां पर डिस्क्राइब किया है, बताया है, तो उनको एक जगह नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में वो मैचिंग के लिए आते हैं कि किसके शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतीय गवर्नर कौन थे, प्रोविंशियल जो आपके गवर्नर थे वो कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो उनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए, तालगुंड और हरहा जो प्रशस्ति है, कौन कौन सा? तालगुंड और हरहा जो प्रशस्ति है, इस तालगुंड और हरहा प्रशस्ति के लेखक का नाम बताना है।
मैंने आप लोगों को एक जगह जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर चर्चा आपसे किया भी था मैंने, जितने इंपॉर्टेंट आपके अभिलेख हैं उनके रचनाकारों के नाम मैंने लिखवाए भी थे। बताएं। ताल गुंड और दूसरा क्या है आपका हरहा अभिलेख है। तो ताल गुंड और हरहा अभिलेख की जो रचनाकार हैं इनके नाम बताने हैं आपको। चलिए, रवि शांति और कुब्ज, दो आंसर आ रहे हैं। देखिए, गलत क्रम में आंसर नहीं देना है, सही क्रम में आंसर दीजिए। कुब्ज की रवि शांति की, रवि शांति की कुब्ज, तालगुंड किसने लिखा है और हरहा किसने लिखा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। जो बच्चे आज पेड कोर्स के हैं उनको मैं आप लोगों के जो 2014 से 2022 तक का पेपर है विथ आंसर की जो है आप लोगों के ऐप, जो आप लोगों का जो ग्रुप है पेड बच्चों का, जो पूरे कोर्स का बच्चे जुड़े हैं उनको आपको आज भेज दिया जाएगा। ठीक है, 2014 तक मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, बाकी विथ आंसर की जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको पढ़ लें। ठीक है, वेरी गुड। सही आंसर क्या होगा, तो जो तालगुंड अभिलेख है ये कुब्ज के द्वारा लिखा गया, वहीं पर जो रवि शांति हैं इनके द्वारा जो है जो हरहा अभिलेख है वह लिखा गया। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की। तालगुंड का आप सभी ने बताया कुब्ज ने किया, हरहा का बताया आप सभी ने रवि शांति ने किया। तो ये बताइए जो मंदसौर प्रशस्ति है इसके रचनाकार का नाम क्या है, बताएं। बताए भाई, मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार का नाम। चलिए, वासूल कहां से हो जाएंगे, वासूल अलग हैं। वत्स भट्टी, जी हाँ, जो आपके मंदसौर अभिलेख हैं, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार का नाम क्या है, वत्स भट्टी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जरा हमको ये बताइए, चक्रधारी विष्णु की आकृति किसके सिक्कों पर, किसके मुद्राओं पर प्राप्त होती है। चक्रधारी विष्णु का अंकन जो है यह किनकी मुद्राओं पर प्राप्त होता है, बताएं। चक्रधारी विष्णु का जो अंकन है यह किसकी मुद्राओं पर प्राप्त होता है, बताएं भाई। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, सेकेंड होगा भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड की जो मुद्राएं हैं वहां पर जो है आपके चक्रधारी विष्णु का जो अंकन है वो प्राप्त होता है। ठीक है, चक्रधारी विष्णु का अंकन आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुद्राएं हैं उसपे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए कि महाभारत के जो स्थल हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उनको वर्तमान समय के आर्कियोलॉजिकल साइट से एसोसिएट करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब कि कहने का ये कि वर्तमान समय में जो महाभारत के पुरास्थल हैं उनकी पहचान किसके द्वारा की गई पुरास्थलों के रूप में। बहुत सिंपल सा है, पढ़ाते समय बताया गया था, रामायण हो चाहे महाभारत हो, इन पर काम किसका है, बीबी लाल का है। किसका है, ब्रिजवासी लाल का। इसमें आपका इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र हो गया, लाल किले का क्षेत्र हो गया, ये जो आपके क्षेत्र हैं आपके महाभारत के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर रामायण की बात की जाए तो आपका हस्तिनापुर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका श्रृंगवेरपुर हो गया। ठीक है, ये जो आपके पुरास्थल हैं आपके किसे रामायण के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें हर्ष की गज सेना का उल्लेख दिखाई देता है, बताएं। वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें हर्षवर्धन की गज सेना का जो उल्लेख है वो दिखाई देता है। एहोल अभिलेख, जी हाँ, एहोल इंस्क्रिप्शन जो है उस एहोल इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन की जो गज सेना है उसका उल्लेख दिखाई देता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए जरा, एक मिनट। अच्छा, ये जो एहोल अभिलेख है स्थित कहां पर है? एहोल अभिलेख जो है यह कहां पर स्थित है, ये जरा बताइए तो हमको। कोई बता सकता है? कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक एहोल का जो क्षेत्र है, एहोल खुद एक क्या है, क्षेत्र है। वहां से जो है आपके इनके जो प्रमाण हैं एहोल प्रशस्ति के, हालांकि एहोल प्रशस्ति आपको डिटेल में बताई भी गई है, वहां से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न जरा हमको ये बताइए, कहां से एक सील के ऊपर कपिल वस्तु महाविहारे लेख अंकित सील के प्रमाण मिलते हैं? फिर से सुनिएगा, किस पूरा स्थल से या फिर किस स्थान से एक ऐसी सील के प्रमाण मिले हैं, मुहर के प्रमाण मिले हैं, जिसके ऊपर कपिल वस्तु महाविहारे का जो अंकन है वह प्राप्त होता है? चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला पिपरहवा से, दूसरा काशी से, तीसरा देवदह से, चौथा सालवन से। अब बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा? पिपरहवा। पिपरहवा के क्षेत्र से जो है आपके एक ऐसी मुहर मिली है जिसके ऊपर जो है कपिल वस्तु महाविहारे जो अंकन है वो देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सा है, जब हम आपको अभिलेख पढ़ा रहे थे जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जब हम डिस्कस करना शुरू किए थे तो वहां पर इस प्रश्न की भी चर्चा आई थी। प्रश्न ये है कि वह कौन सा ऐसा भारत का प्राचीन अभिलेख है जिसमें विज्ञापन के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में सबसे पहला प्रमाण पता चलता है? तो भारत का या फिर प्राचीन भारत का सबसे पहला अभिलेख जिसमें सर्वप्रथम विज्ञापन के प्रमाण, एडवर्टाइजमेंट के प्रमाण जो है वो दिखाई देते हैं, बताएं सही आंसर क्या होगा? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में जो है विज्ञापन के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो है सबसे पहला प्रमाण जो है वो दिखाई देता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि जरा हमको ये बताइए, जो भट्टी प्रोलु इंस्क्रिप्शन है, भट्टी प्रोलु जो अभिलेख है, यह भट्टी प्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित है? बताएं। भट्टी प्रोलु इंस्क्रिप्शन जो है, भट्टी प्रोलु जो अभिलेख है, यह किस धातु से निर्मित है, यह बताना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, सिल्वर, चांदी से निर्मित है आपका भट्टी प्रोलु इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। जरा हमको ये बताइए, कालिदास के अतिरिक्त कौन से ऐसे संस्कृत के कवि हैं जिनका उल्लेख अभिलेखों में देखने को मिलता है? कालिदास के अतिरिक्त कौन से ऐसे लेखक हैं या फिर कवि हैं जिनका उल्लेख आपके अभिलेखों में दिखाई देता है? भारवी के अलावा किसी को ध्यान आ रहा है और कोई? भारवी के अलावा किसी को ध्यान आ रहा है? अभी आप लोगों ने उसको एक राइटर के तौर पे बताया, एक लेख के वो क्या है, राइटर है, रचनाकार हैं। देखिए कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है, पहला भारवी के नाम का उल्लेख मिलता है, दूसरा, तीसरा कुब्ज के। ठीक है, कुब्ज, भारवी, कालिदास, इन तीनों के नामों का जो उल्लेख है वह आपके मिलता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए कि अभिलेखों के अनुसार कौन से ऐसे शासक रहे हैं जो कि सिद्धस्त संगीतकार, मतलब कि जो बहुत ही अच्छे संगीतकार के रूप में, जिनको संगीत की नॉलेज थी, उनके रूप में वो जाने जाते हैं, जो कि उनके अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है? केवल एक, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त हैं, उनको कविराज की भी उपाधि दी जाती है, लेकिन समुद्रगुप्त के अलावा कौन?
पढ़ाते समय आप लोगों को डिटेल में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संयुक्ता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। खारवेल, हाथी गुम्फा का जो खारवेल अभिलेख है, उस खारवेल अभिलेख पे जो है इसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। ठीक है, यहां से जो जानकारी है ध्यान रखिएगा, पहला आपके समुद्रगुप्त, दूसरा हाथी गुम्फा का जो खारवेल है, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इन दोनों में जानकारी प्राप्त होती है कि जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को बताया गया है कि वो संगीत का क्या था, दीवाने थे। उनकी जो वीणा वादन प्रकार की मुद्रा है उससे भी जानकारी उनकी प्राप्त होती है। वहीं पर दूसरा जो खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उसमें भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमको ये बताइए, 4 शासकों को मैं नाम दे रहा हूं, उनमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के प्रचलित किए गए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम है क्या, बताएं भाई, आवाज में प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए जरा हमको कि त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्कों के प्रचलन पर करने वाला पहला शासक कौन था। 3 भाषाओं में सिक्कों का प्रचलन करने वाले शासक का नाम बताना है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला यूक्रेटाइटिस, दूसरा मिनांडर, तीसरा नहपान और चौथा पेंटालियन। पहला यूक्रेटाइटिस, दूसरा मिनांडर, तीसरा नहपान और चौथा पेंटालियन। बहुत सिंपल है। पढ़ाते समय जब आपको पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं को बारे में पढ़ा, सॉरी जो आपके हिंद एवं शासकों की मुद्राओं और पश्चिमी क्षत्रपों की जो मुद्राएं थी वहां पर इन चीजों की चर्चा की गई थी। तो नहपान जो है इनके द्वारा त्रिभाषी लेख युक्त जो सिक्के हैं वो जारी किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए भारत में वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां से रोमन कांस्य वस्तुओं की एक निधि मिली है, एक होर्ड मिला है, और उसी होर्ड में पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा के भी प्रमाण मिले हैं। वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां से कांस्य की वस्तुओं के साथ जो कि एक निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा भी प्राप्त है, बताएं भाई। अरिकामेडू फिक्स है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, खुशबू चौहान जी ने और ज्योति गौर जी ने और शैलजा जी ने। ठीक है, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या होगा, कोल्हापुर, जो ब्रह्मपुरी का क्षेत्र है कोल्हापुर, उस कोल्हापुर के क्षेत्र से जो पोसाइडन की लघु प्रतिमा प्राप्त है उसके प्रमाण दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए आहत सिक्कों के प्राचीनतम होर्ड के जो प्रमाण हैं सर्वाधिक मात्रा में कहां से प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्कों के प्राचीनतम सर्वाधिक मात्रा में जो होर्ड है, जो निधि है, इसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए। जब हम आपको कॉपर होर्ड्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर, सॉरी जो आपके आहत सिक्कों पढ़ाए जाते थे वहां बताया गया था आपसे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, अमरावती से। कहां से, अमरावती से जो है, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, वहां से आहत सिक्कों की सबसे बड़ी जो निधि है, जो होर्ड है, इसके प्रमाण जो है वहां से दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शंस में से बताने हैं कि कौन सा पुरास्थल जो है वहां से ओसीपी के प्रमाण मिले हैं, ऑकर कलर पॉटरी के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगियाबीर पहला, दूसरा जोधपुर, तीसरा सैपई, चौथा राजपुर परसू। वहां से इन पुरास्थलों में से कहां से ओसीपी के प्रमाण मिले हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, अगियाबीर दिया गया, जोधपुर दिया गया, सैपई दिया गया और राजपुर परसू दिया गया। केवल राजपुर परसू से मिले हैं। देखिए भाई,
एक साथ आंसर कीजिए, कहां कहां से, 4 में से 2 मिले हैं कि केवल 1 मिले हैं कि केवल चारों के चारों से मिले हैं कि 3 से मिले, कहां से मिले हैं? अगियाबीर से ओसीपी के प्रमाण नहीं मिले हैं, अगियाबीर से बीएसडब्ल्यू ब्लैक स्लिप्ड वेयर भी मिला है, एनबीपीडब्ल्यू भी मिला है, लेकिन ओसीपी के प्रमाण अगियाबीर से नहीं मिले हैं। अगियाबीर पे वर्तमान जो कार्य चल रहा है ये प्रोफेसर अशोक सिंह सर का चल रहा है, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी विभाग है उनका कार्य उस पर चल रहा है। ठीक है, बाकी जो आपके 3 पुरा स्थल हैं, जोधपुर हो गया, सैपई हो गया और राजपुर परसू का क्षेत्र हो गया, इन तीनों के क्षेत्रों से जो है आपके जो ओसीपी के प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जरा हमको ये बताइए, 4 ऑप्शन दे रहा हूं और उनमें से बताना है कि सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र लेख कौन सा है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, द ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के नाम बताने हैं। वो 4 नाम क्या है? दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, दूसरा पहाड़पुर ताम्रपत्र लेख, तीसरा सोहगौरा ताम्रपत्र लेख और चौथा घुघरहटे ताम्र लेख। बताएं सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा हमको ये बताइए कि महाभारत के युद्ध की जो तिथि है, द बैटल ऑफ महाभारत की जो डेट है वो किस इंस्क्रिप्शन में, किस अभिलेख में प्राप्त होती है? वेरी गुड, अजीत जी ने बिल्कुल एडवांस में आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया भाई। तो महाभारत अभिलेख का जो डेटिंग है वो कहां से मिलता है? यही जो आपका एहोल अभिलेख है, मैं वहां बताना आप लोगों को भूल गया था। तो एहोल अभिलेख जो कि रवि कीर्तिक द्वारा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, उसमें महाभारत की जो डेट है वो वहां पर दी गई है। अच्छा, कितनी दी गई है जरा ये बताइए भाई, महाभारत के जो डेटिंग यहाँ पर वो कितनी दी गई है? एक आंसर तो भाई दी किया है अजीत जी ने, बाकी लोग बताएं। गलत आंसर। अब सोचिए सही होते हुए भी गलत आंसर क्यों है? डेटिंग पढ़ाते समय नहीं बताया गया है आप लोगों को, ऐसे आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ईस्वी पूर्व बीसी 3101 बीसी दिया गया है। यदि केवल 3101 लिखते हैं तो वो आपका आंसर पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहां से जो है क्वेश्चन के आंसर आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इस वजह से चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जरा हमको ये बताइए कि वह कौन से ऐसे यूनानी शासक हैं जिनके द्वारा अपनी मुद्रा लेखों के ऊपर जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। उस इंडो यूनानी या फिर इंडो ग्रीक रूलर का नाम बताना है जिन्होंने अपने मुद्रा लेख के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इंटियालकिड्स पहला, दूसरा डेमेट्रियस, तीसरा अगाथाक्लीज और चौथा पेंटालियन। पढ़ाते समय ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। चलिए ठीक है, तो अगाथाक्लीज और पेंटालियन दोनों ऐसे शासक हैं जिनकी मुद्राओं पर जो है हमें उनकी मुद्रा लेखों पर किसके प्रमाण दिखाई देते हैं? उनकी मुद्रा लेखों पर ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है दिखाई देता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जरा हमको ये बताइए कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसके ऊपर शक संवत और कली संवत इन दोनों का जो प्रयोग है उनमें तिथियों का जो अंकन है वो दिखाई देता है? बताएं भाई, कली संवत और शक संवत दोनों का प्रयोग जो है एक साथ एक अभिलेख में प्रयोग किया गया है। बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एहोल इंस्क्रिप्शन। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को जब मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा था तो वहां पर हमने आपसे बताया भी था कि भैया जो आपका कली संवत है, इस कली संवत को सबसे प्राचीनतम संवत के रूप में जाना जाता है।
यह भारत का सबसे प्राचीनतम संवत है जिसकी शुरुआत 3102 बीसी मानी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न और आपका ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी ऐप पर ही होगी। मैं आप लोगों को डिक्टेट करूंगा और आपको जो आज वो क्या कहते हैं मेगालिथिक पीरियड बचा हुआ है आप लोगों का, तो मेगालिथिक पीरियड जो थ्योरी वाली क्लास है हम लोग आपको समय बता देंगे, आप लोगों की क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर चर्चा आपसे हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न ये है कि जरा हमको ये बताइए कि जो यौधीय मुद्रा के जो सांचे हैं उनकी प्राप्ति कहां से हुई है, वह कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां से यौधीय मुद्राओं की जो सांचे हैं, जो मोल्डिंग्स हैं, उनके प्रमाण प्राप्त हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुनेत, दूसरा सुघ, तीसरा संघोल और चौथा खोखरा कोट। बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुनेत और खोखरा कोट का जो क्षेत्र है वहां से जो है इस प्रकार के जो प्रमाण है वो दिखाई देते हैं। तो सुनेत से और खोखरा कोट से जो है आपके जो यौधीय शासकों की जो मुद्राएं हैं उनके जो प्रमाण है यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करें कि कुछ और भी प्रश्न करेंगे? बताइए भाई, और भी प्रश्न करना चाहेंगे या फिर क्लास समाप्त? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का 1 बजे से 2 बजे कंप्लीट हो चुका है सेशन, जैसा आप सभी कहें। सभी लोग बताएं भाई। अब देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि जितने लोग हैं ग्रुप में हैं चाहे कहीं पे भी हैं, प्लीज आप सभी अब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब समय कम है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको जहां से एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं उतने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज के हैं। आपके पैटर्न आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के हैं, मैचिंग के हैं, असर्शंस एंड रीजन के हैं। तो जितने आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कराए गए हैं, नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आर्कियोलॉजिकल जो आपके क्या कहते हैं साइट्स हैं, उनके एक्सकेवेटर कौन है और वहां से क्या कुछ एविडेंसेस मिले, जो आप लोगों को पीडीएफ दी गई है, जो बुक्स वाली पीडीएफ दी गई है, प्लीज उनको रिवाइज करते हुए जाएं, वहीं आपके नंबर आपके ऊपर नीचे करेंगे। चलिए, तो ठीक है, कुछ और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है 5 मिनट और कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके पश्चात हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, ये बताइए भारत में सबसे पहला प्रागैतिहासिक उपकरण कब और कहां पर किया गया? भारत का सबसे पहला प्रागैतिहासिक उपकरण कब और कहां पर प्राप्त किया गया? संभवतः क्लास रात में ही होगी, संभवतः। टाइम भी बताना है भाई कि कब हुआ, पूरी डेट के साथ, नॉट ईयर ओनली, विथ डेट। वेरी गुड। चलिए, एक आंसर आया डेट का। देखिए, आपके एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा जो है 13 मई 1863 को, यही सेम आंसर, यही चीज मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया था, मुझे कमेंट ध्यान नहीं आ रहा है। एक बड़े भाई साहब थे, उन्होंने मुझसे बहस कर लिया कि 1863 में 13 मई नहीं है, वो 15 मई है। मैंने उनसे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसका कहीं से फोटो भी भेजा, किसी बुक में रहा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, आपके एग्जाम में जो सही आंसर है वो 13 मई 1863 में पल्लवरम के क्षेत्र जो है वहां से प्राप्त हुआ था। अच्छा, हमको जरा ये बताइए कि जो ये पल्लवरम से प्राप्त हुआ था वो टूल टाइपोलॉजी में कौन सा टूल था? टूल टाइपोलॉजी आप जानते होंगे कि टूल्स के कई सारे प्रकार हैं, क्लीवर है, हैंडेक्स है, चॉपर है, चॉपिंग है। लेकिन प्रश्न ये है कि यहां से जो प्राप्त हुआ था रॉबर्ट ब्रूस फूट को, यह कौन सा टूल था? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या था? क्लीवर था। ठीक है, हैंडेक्स नहीं। हैंडेक्स और क्लीवर में पहले मतभेद था, लेकिन क्लीवर जो है जिसको हम लोग विदारणी कहते हैं हिंदी में, इसके जो प्रमाण है वर्तमान में सर्वमान्य है।
चलिए, अच्छा प्रश्न ये बताइए, जो ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं, ये पेशे से क्या थे, इनका ऑक्यूपेशन क्या था? थर्ड ग्रेड बेल्जियम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए कि जो आपके ये साहब हैं, इनका संबंध किस फील्ड से था? क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जियोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये एक जियोलॉजिस्ट थे। अब प्रश्न ये है कि जरा हमको ये बताइए कि मनुष्य औजार बनाने वाला प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? औजार बनाने वाला प्राणी है। मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल, ये किसने कहा? मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल, ये किसके द्वारा कहा गया? ये कोटेशन या फिर ये स्टेटमेंट किसका है? चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है इसके जो प्रमाण है, जो कोटेशन है, वो दिया गया है। चलिए, अब हमको जरा ये बताइए, मानव के उद्भव का काल, ओरिजिन ऑफ जो मैन्स हैं, इनका जो टाइम पीरियड है, जो काल है, वह कौन से काल को माना जाता है? बताएं भाई, मानव का उद्भव और काल जो है, यह किस काल को माना जाता है? गलत जवाब। प्लिस्टोसीन पीरियड। पढ़ाते समय थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, कोई बात नहीं। देखिए, पढ़ाते समय बताया गया था कि जो प्राचीनतन काल है, प्राचीनतन काल के पहला वाला जो पीरियड है, ठीक है, उस पहले वाले पीरियड में आपके जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, बाकी जो चीजें हैं, उनका विकास हो रहा है। लेकिन जब हम आप आगे बढ़ेंगे प्लिस्टोसीन पीरियड की तरफ, तो प्लिस्टोसीन पीरियड में सबसे पहली बार मानव और मानव सम जो प्राणी है, उनका उद्भव जो है यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, और बाद में जब आप होलोसीन पीरियड में आते हैं, तो होलोसीन पीरियड में जो आधुनिक मानव है, ठीक है, इनकी जो प्रमाण है वो दिखाई देने लगते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए तो कि होलोसीन पीरियड को किस काल से एसोसिएट करेंगे? जो आपका प्री हिस्ट्री है, उस प्री हिस्ट्री में होलोसीन पीरियड किस काल के अंतर्गत आएगा? बहुत बढ़िया, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। होलोसीन पीरियड के अंतर्गत शुरुआत कहां से होती है? मध्य पाषाण काल से, और वर्तमान समय में भी जो है यह आपका जो होलोसीन पीरियड है, इसका एडवांस फेज चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमको बताइए जरा, किस मानव को कारीगर मानव या फिर स्किलफुल मैन कहा जाता है? वह कौन सा मानव प्रकार है जिसको स्किलफुल मैन या फिर कारीगर मानव कहा जाता है? कारण ये बताया जाता है क्योंकि उसके द्वारा सबसे पहली बार औजारों का, टूल्स का निर्माण किया गया था। अब तो आंसर बता देंगे आप सभी कि औजारों का, पत्थर के औजार जो है सबसे पहली बार बनाने वाला मानव कौन सा था? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जरा हमको ये बताइए, वह कौन सा ऐसा मानव प्रकार है जिसके द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया, अग्नि का खोज किया गया? बताएं, वह कौन सा ऐसा मानव प्रकार है? होमो इरेक्टस। पढ़ाते समय अच्छा ये बता सकते हैं कि होमो इरेक्टस के द्वारा ही अग्नि का आविष्कार किया गया, इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? निएंडरथल नहीं, निएंडरथल नहीं होगा। निएंडरथल समाधान के लिए जो है, ठीक है, समाधान के लिए जो है, बरियल सिस्टम के लिए जो है निएंडरथल जाना जाता है। मृतकों को मृतक संस्कार के लिए, दफनाए जाने के लिए निएंडरथल का नाम लिया जाता है। वहीं पर अग्नि के आविष्कार की बात की जाए तो इसके प्रमाण जो चीन का चौकोटियन केव है, जो कि एक लाइम केव है, वहां से होमो इरेक्टस का जो एक प्रकार है जिसको हम लोग पेकिंग मानो या फिर पेकिंसन
कहते हैं, वहां से इसके प्रमाण जो है दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जरा हमको ये बताइए, जो फाहियन केव है, फाहियन केव है, उस फाहियन केव के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? फाहियन केव कहां पर स्थित है? श्रीलंका। कहां से प्राप्त है? श्रीलंका से जो है फाहियन केव के जो प्रमाण हैं वो दिखाई देते हैं। अब अगला ही प्रश्न है कि जरा ये बताइए, जो फाहियन केव आप सभी श्रीलंका कह रहे हैं, यहां से मानव के कौन से प्रकार के जो अवशेष हैं वो प्राप्त किए गए हैं? मानव का कौन सा प्रकार श्रीलंका के फाहियन गुफा से प्राप्त हुआ है, बताएं। नहीं पता? होमोसेपियंस का, किसका? होमोसेपियंस, सेपियंस के जो प्रमाण हैं यह आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके इस फाहियन केव से प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, जो फाहियन गुफा है इसको भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किससे जोड़ा जाता है? तो अपर पैलिथिक पीरियड से जोड़ा जाता है। चलिए आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपसे, बस हमको ये बता दीजिए कि हथनौरा के क्षेत्र से जो ह्यूमन स्कल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह किस मानव प्रकार के हैं? बताएं भाई। हथनौरा से प्राप्त जो मानव जीवाश्म है, बेबी स्कल है, ह्यूमन स्कल जो है, उसके प्रमाण किस मानव प्रकार से संबंधित हैं? होमो इरेक्टस नर्वदेंसिस। ध्यान रखिएगा, उसको वहां पर स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस नर्वदेंसिस कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए। तब एक और ही प्रश्न इससे जुड़ा हुआ कि होमो इरेक्टस के जीवाश्म को जो आपके प्राप्त किया गया यहाँ से हथनौरा से, वह किसके द्वारा और कब प्राप्त किया गया? यह किसके द्वारा और कब प्राप्त किया गया? 5 दिसंबर 1982 को, 5 दिसंबर 1982 को जो है यह जो आपका पूरा स्थल है हथनौरा, वहां से अरुण सुनाकिया को जो है इसकी प्राप्ति हुई थी। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जो अरुण सुनाकिया हैं जिनको ये प्राप्ति हुई थी वो पेशे से क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे, वो एक भू विज्ञान सर्वेक्षक थे। ठीक है, वो क्या थे? भू विज्ञान सर्वेक्षक। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है भाई कि देखिए हमारा आर्कियोलॉजी का एक छोटा सा हमारा चैनल है, अभी हाल ही में आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल 6000 पहुंचा है, 6000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो निवेदन है बाकी आपके जितने भी मित्र हो जो कि आर्कियोलॉजी से संबंधित हो, प्लीज उनको भी आप सभी चैनल के माध्यम से जोड़े, जहां पर जैसे जैसे संख्या होगी उतने ज्यादा हम आपको आर्कियोलॉजी संबंधित सभी जो फैक्ट्स हैं आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।